नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में सामाजिक विज्ञान शिक्षक तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहां पर ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत आप यहां पर देखेंगे आज जो ज्योग्राफी सेक्शन में जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जो टॉपिक 2 है वो है आपका वायुमंडल। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सौरमंडल का सेक्शन को कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हम आपके लिए स्पेशल यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, तो JCERT जैक की किताब में जो प्रश्न दिया जा रहा है बस उसी को हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। यदि केवल ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वायुमंडल का यहाँ पर पार्ट 1, जिसमें आपको वायुमंडल की संरचना, विभिन्न प्रकार के गैसों को देखेंगे। उसके बाद वायुमंडल के विभिन्न परतें, क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके पक्के रहेंगे एग्जाम में। तो आप सभी देखना नहीं भूलिएगा और यहाँ से JCERT के नोट्स को लेकर के पढ़ना भी नहीं भूलिएगा। सिर्फ आपको JCERT जैक की किताब से सारा यहाँ पर नोट्स बन रहा है, तो आप सभी अभी लेकर के जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का वायुमंडल पार्ट 1 का क्लास। पर ज्योग्राफी सेक्शन भूगोल के अंतर्गत उसका टॉपिक 2 जो यहाँ पर जेटेट का न्यू सिलेबस आपको दिया गया है, उसका टॉपिक 2 जो है आपका वायुमंडल है। ठीक है, तो हम वायुमंडल को लेकर के आए हुए हैं और आप इसको जो है यहाँ पर क्लास JCERT की अगर किताब देखना चाहते होंगे तो आप क्लास 7 में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वायुमंडल बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वायुमंडल और यह भूगोल के लिए है। तो देखिए, जो SST के शिक्षक होंगे या भाषा शिक्षक होंगे, जो SST यानी सामाजिक विज्ञान के लिए भरेंगे और जो भाषा जो लैंग्वेज टीचर भरेंगे, वो दोनों के लिए यह पेपर जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के शिक्षक भी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देंगे। ठीक है, अब रही बात कि जो 1 से 5 के शिक्षक हैं और पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए वायुमंडल से यहाँ पर हर बार प्रश्न आता है, लेकिन आपका जो टॉपिक है उसमें इसको नहीं शामिल किया गया, लेकिन आप इसको अदर टॉपिक के रूप में समझते हुए इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वायुमंडल से एक न एक प्रश्न आपका 100% रहता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम वायुमंडल का आपका जो है यहाँ पर ये थ्योरी क्लासेज है। क्या है? थ्योरी क्लासेज, जो आपका JCERT क्लास से निकला हुआ नोट्स। इसके बाद जब थ्योरी क्लासेस समाप्त हो जाएगी तब आपको ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चंस जो कहते हैं मल्टीपल चॉइस, वो चलेंगे। ठीक है, तो अभी आप थ्योरेटिकल को देखेंगे, उसके बाद इसमें MCQ क्वेश्चन को भी आप देखेंगे और लास्ट में सारा PDF एक ही में मिलेगा। तो जो शिक्षक केवल ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं वो 150 रुपये में यहाँ से आप ज्योग्राफी सेशन की तैयारी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि कहीं कहीं पे पूछा गया है और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप अंतिम तक जरूर करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का आपका जो किताब से नोट्स बनाया गया है वो आपको इम्पॉसिबल है कि आपको मिल पाएगा। और या इस तरह का नोट्स यदि आप दे के जाएंगे तो आपको 100% प्रश्न यहाँ से तो रहना ही फिक्स है। ठीक है, इसलिए आप सभी दृष्टि से वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको पर्यावरण वायुमंडल के लिए पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को, या यहाँ पर आप कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके आपको यह परिभाषा मिलेगा कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल जो है गैसों का क्या है, एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और यह परिभाषा आपका जो है यहाँ एग्जाम में आया हुआ है, जिस राज्य का आया हुआ है हम ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाएंगे, इसलिए परिभाषा को याद रखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखिए वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन गैसें उपलब्ध है। तो देखिए वायुमंडल के लिए एक यहाँ पर आपको पाई चार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये पाई चार्ट को याद रखिएगा। यहाँ से तो एक प्रश्न ऐसे लगभग आप कहिए कि 100% आता है, लेकिन हर बार अब आपका क्या आएगा, जो आएगा उसको बताएंगे, लेकिन ये डायग्राम को आप याद रखिएगा। 100% यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक डायग्राम आपको गोल बनाया गया है जिसको हम लोग पाई चार्ट या ब्रिज चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल का संगठन का पाई चार्ट बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक ये जो भाग है ये नाइट्रोजन का भाग है। तो नाइट्रोजन कितना है, 78% है। कभी कभी नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो N का मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पर संकेत में लिखा हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। तो वायुमंडल में पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। वो कितना परसेंट है, 78% है। ठीक है, वायुमंडल में प्रथम स्थान पर किस गैस का आता है, तो आपको बोलना होगा नाइट्रोजन, 78%। तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछते रहता है। अब देखिए दूसरा स्थान पर कौन सा गैस आता है, तो एक तो 78 था
अब दूसरा स्थान पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जिसका संकेत O है 21% दिया हुआ है, ऑक्सीजन लेकर के 21% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछता है कि वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है तो दूसरे स्थान पर कौन सी गैस है, तो दूसरे स्थान पर पहला है नाइट्रोजन और दूसरे स्थान पर कौन है, ऑक्सीजन। क्लियर। और बाकी अन्य गैसें मौजूद होती है, सबसे अधिक नाइट्रोजन याद रखिएगा और ऑक्सीजन याद रखिएगा। क्लियर। बाकी अन्य गैसें में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन है, धूलकण है, जलवाष्प है, सबका नीचे यहाँ पर देखिए डिटेल्स आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में बहुत सी गैस पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 हम लोग कहते हैं, आर्गन एयर गैस, साथ में जलवाष्प में धूलकण है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन जो है आपका 78% होता है, ऑक्सीजन जो है आपका 21% है और अन्य गैसें मिला करके 1% है। तो मिला के 78 और 21 99 और एक कितना होता है 100% हो गया है आपका, ठीक है। चलिए इसी 1% में देखिए 1% में कौन कौन गैस है। 1% आपको तो 78% कौन हो गया बताइए, नाइट्रोजन हो गया। 21% कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब बचा 1%, तो इसी 1% में कौन कौन है यहाँ पे देखिए हमने बनाया है, जो आता है हमने उसी को केवल लिखा है, जो आपका JCERT में उसी को लिखा है। नहीं तो देखिए प्रश्न बहुत सारा बन सकता है, अगर आप गूगल पे जाइएगा या अन्य किताब पे जाइएगा, आप केवल JCERT में जितना दिया है देख के जाइएगा, 100% रहेगा। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 है वो है 0.03%, आर्गन है 0.93% और जलवाष्प है 0.04%, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 93 और 3 या 96 4 और बाकी जलवाष्प धूलकण 0 पॉइंट में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 1% में ये सभी गैसें उपलब्ध है। बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है, तो 0.03% याद रखिएगा। चलिए एक एक करके हम सभी गैसों का महत्व के बारे में जान लेंगे जो आपका किताब में छपा हुआ है। देखिए नाइट्रोजन गैस के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है और क्यों आवश्यक है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित होता है। वे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, और जबकि कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दलहन पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम रहता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और ये नाइट्रोजन जो होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन गैस देखेंगे। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस ऑक्सीजन गैस है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, आपको याद रखना है ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये सभी हम लोग क्या हैं, तो श्वास लेने के लिए आपको ऑक्सीजन पर ही निर्भर करते हैं। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं तो वो लेते क्या चीज़ हैं, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। किसको देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम लोग CO2 कहेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में काफ़ी कम मात्रा में होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। हरे पादप अपने भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि हरे पादप अपना भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो हरे पादप भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस देते हैं। जिससे क्या होता है कि पर्यावरण में या वातावरण में संतुलन बना हुआ रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हम लोगों को देते हैं, ठीक है। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस बाहर निकालते। देखिए हम लोग जैसे हैं, अगर अभी हम बोल रहे हैं तो उस बोलने के दौरान जो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है वो आपका CO2 है, ठीक है। हम लोग जो श्वास छोड़ते हैं अगर उससे भी कुछ निकल रहा है तो वो CO2 है। आप मुख से जो बोल रहे हैं उससे भी निकल रहा है तो वो CO2 गैस ही है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि मनुष्य और पशु श्वसन, जब श्वास लेते हैं हम लोग तो कौन सी गैस निकलता है, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है।
देखिए यहाँ पे एक नोट बनाया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप जान जाइएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपका हर बार पूछ दिया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब कल कारखाने और मोटर गाड़ी के धुएं से वायुमंडल में क्या होता है, CO2 का स्तर बढ़ता है। जितना ही कल कारखाना लगेगा वहाँ पेड़ पौधा कट जाएगा, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगा और मोटर गाड़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो कल कारखाने और मोटर गाड़ी के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, ठीक है। और तब ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस उत्पन्न होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ जाता है। और इसी तरह पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है तो उसको हम लोग एक ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, जिसको विश्व उष्णन भी कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तो CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो उसका नाम होता है ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन। दो नाम याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव और एक हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, या इसी को हम लोग कहेंगे विश्व उष्णन, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तो CO2 गैस का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। उसी को हिंदी में कहेंगे विश्व उष्णन, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विश्व उष्णन जो हम लोग कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, उसका मुख्य कारण CO2 को पढ़ते हैं C कार्बन, और O2 में O है तो ऑक्सीजन, और 2 है तो डाई यानी डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जो अहम या मुख्य कारण होता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। देखिए जो थ्योरी क्लास है जब भी चल रही है, इसके बाद जब वस्तुनिष्ठ क्लास आएगा तो ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, सभी प्रश्न मिलेंगे। और यह अन्य राज्यों की सभी परीक्षाओं में पूछा गया भी है, कोई भी बाहर का प्रश्न नहीं है, इसको अच्छा से समझिएगा। यहाँ से इस टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में छप जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया गया है। अब चलिए देखते हैं वायुमंडल की संरचना। अब का हम लोग का पॉइंट नंबर का क्या है, वायुमंडल की संरचना। इसके पहले क्या देखे थे, वायुमंडल का संगठन या मिश्रण, किन किन गैसों का मिश्रण है हम लोग देख लिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो 3 चीज़ें बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली गैस कौन है, तो ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। काउंट कर लीजिएगा, दिमाग में रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। जो वायुमंडल विभिन्न परतों से बना हुआ है उस परत के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। देखिए अभी आकलन परीक्षा आपका हुआ था, आकलन परीक्षा जो कि जैक ली थी, तो जैक ने इस प्रश्न को पूछा था। देखेंगे जो भी परीक्षा देंगे कि वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है, वायुमंडल की संरचना को कितने परतों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर होता 5। ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। वो 5 परत कौन कौन है इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, नाम याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, आजकल जो ऑप्शन दे रहा है ना, जैसे आपको याद होगा क्षोभ मंडल, तो इस क्षोभ मंडल नहीं लिखेगा, वहाँ लिख देता है ट्रोपोस्फेयर। अब बताइए आपको अगर नहीं याद है, ट्रोपोस्फेयर लिख देगा, ठीक है, मेसोस्फेयर लिख देगा, ठीक है, थर्मोस्फेयर लिख देगा, एक्सोस्फेयर लिख देगा। तो आप इसका अंग्रेजी भी जान करके तैयार रहिएगा ना, तो जानते हुए भी 1-2 नंबर छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए हमने बता दिया, आपको यहाँ लिख दिया है, जो जरूरी है उतना मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए पृथ्वी के परतों को 5 मंडल में विभाजित किया गया है। पहला होता है क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल न लिख के कभी कभी अभी अंग्रेजी का हिंदी का दे रहा है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर जाना जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर कहा जाता है, ताप मंडल को थर्मोस्फेयर कहा जाता है, या उसी ताप मंडल में आयन मंडल भी मौजूद रहता है, ठीक है। यानी कहीं कहीं लोग ताप मंडल देखेंगे, कहीं कहीं आयन मंडल। याद रखिएगा ये 2 को अलग अलग नहीं है, इसी में दोनों है, ठीक ना। और एक होता है वायुमंडल जो सबसे बाहर हो गया। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, एक डायग्राम आपको पहले दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा एक डायग्राम आप देख लीजिएगा। तो सबसे हम लोग निचली परत से चलेंगे, ठीक है। ये पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं, तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत से आपको स्टार्ट है, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है, तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है पृथ्वी की, यानी पूछता है प्रश्न
1001 बार आया हुआ है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और ये 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इस क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो याद रखिएगा यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है, जैसे बारिश होता है, कोहरा, बादल, ओला, आंधी, तूफान, मेघ, धुंध, गर्जन, ये सभी जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होगा। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, चलिए दूसरी परत क्या आते हैं, तो दूसरा परत को हम लोग कहते हैं, देखिए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। ठीक है, ये समताप मंडल कितना होता है, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का रेंज जो होता है समताप मंडल का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। एक डायग्राम में सारी चीज़ दिखा रहे हैं, इसका फिर अलग से आपको नोट मिलेगा। देखिए यहाँ पर यह हवाई जहाज का बनाया गया है संकेत, यानी इसमें क्या होता है, समताप मंडल में सम माने समान होता है, तो समान मौसम जो है यहाँ पर साफ रहता है। ठीक है, यहाँ पर ताप क्या रहता है, समान रहता है और वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। एक चीज़ और है कि इसी के बीच में समताप मंडल में ही यहाँ पर एक ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, ओजोन परत, समताप मंडल और मध्य मंडल के नीचे एक ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का क्या है, तो ये सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उसको यह बचाने का काम करता है कि हानिकारक किरण नीचे ना आए, जिससे कि क्या होगा, जल जाएगा, आदमी बहुत अधिक तापमान बढ़ जाएगा और जलने लगेगा। तो ये ओजोन परत इसके बीच में होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। दो मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल से ऊपरी वाली परत को समताप मंडल और समताप मंडल से ऊपरी वाली परत को मध्य मंडल। क्या कहेंगे हम लोग, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो अभी 50 था, 18 से 50, अब 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी आप देखते हो कि आकाश में बहुत ही तीव्र गति से कोई पिंड प्रवेश करता है, जिसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, लेकिन वो धरती पर नहीं आ पाता है, क्षोभ मंडल में नहीं आ पाता। इसका कारण है कि देखिए इसी मंडल में, ये मध्य मंडल में, इसी मध्य मंडल जो है, आपको इसी मंडल में आने पर उल्का पिंड क्या होता है, जल उठता है। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल उठते हैं। आपसे पूछता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड किस मंडल में जल उठते हैं, तो आपको याद रखना है कि मध्य मंडल में होते हैं। जो मेन टॉपिक है उसको सारा हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देखिए ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई देख रहे हैं, इसको ताप मंडल कहते हैं और इसी ताप मंडल में जो होता है आपको आयन मंडल भी मौजूद होता है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं याद रखिएगा कि ताप मंडल अलग है, आयन मंडल अलग है, तो इसके कितना परत हो जाएगा, 6 परत हो जाएगा, लेकिन है आपका कितना, 5 है, तो ताप मंडल ही आयन मंडल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, टेलीफोन, रडार, संचार, रेडियो, सभी चीज़ें इसी में संचारित होती है, आयन मंडल में ही। ठीक है, इंफॉर्मेशन, आयन मंडल, आयनोस्फीयर होता है, देखिए आयनोस्फीयर, और इसमें आयन मंडल रेडियन निकलता है और इससे क्या होता है, तो पूरे संचार होता है, रेडियो का, टेलीफोन का, टेलीविज़न का, कम्युनिकेशन का, आईटी सेक्टर, सब इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब इसी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ताप मंडल कह लीजिए या आयन मंडल कह लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर कहते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको देख लिए। अब एक एक करके इसके पार्ट के बारे में हम आपको नोट्स बना दिए हैं, आप इसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट हमने आपको कर दिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या है आपका, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल क्या है, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, अगला क्या है, यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी हमने सारा कुछ डायग्राम दिखा दिया है, लेकिन उसका साथ में नोट्स बना दिया, उसमें शायद आपको समझ में नहीं है, आप ये नोट्स लिख लीजिएगा। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम श्वास लेते हैं। इस मंडल में धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम हो जाता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, याद रखिएगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, क्षोभ मंडल में होती है। तो मौसम संबंधी कैसी घटनाएं, तो ओस होना, धुंध होना, कोहरा होना, वर्षा होना, गर्जन होना, आंधी तूफान, मेघ, बादल,
ओला गिरना, विकिरण, ये सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। ठीक है, चलिए वायुमंडल की परत का अभी हमने यह डायग्राम आपको दिखा दिया है। इस डायग्राम को अच्छा तरह से समझ लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम केवल JCERT किताब का ही पढ़ाते हैं और वहाँ से अभी आकलन में बहुत ज़्यादा आया था। आपका अगर JTET एग्जाम में भी रहेगा तो जो नहीं जुड़ेंगे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, तभी आपको याद हो गया होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, यहाँ सबसे नीचे ये कौन सी परत है, क्षोभ मंडल। ठीक है, और क्षोभ मंडल से ऊपरी परत कौन सी होती है, समताप मंडल, इसलिए 2 नंबर डाला हुआ है। ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, अंग्रेजी भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे लिख देगा स्ट्रेटोस्फीयर। अब आपको पता ही नहीं है कि समताप मंडल है, क्या कीजिएगा, आप तो जानते थे। अब देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को समताप मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल का जो ऊपर वाला परत है वो समताप मंडल का है। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, तो किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, ये है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। और ये अभी आप पढ़ रहे हैं समताप मंडल, तो समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ मौसम साफ रहता है, जिसके कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ क्या रहता है, मौसम साफ रहता है, जिसके कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल में जो होता है ओजोन परत पाई जाती है। याद रखिएगा, समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और यह ओजोन परत जो है पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है। ठीक है, तो ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो नोट में आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर नोट में याद रखिएगा कि ओजोन परत का ह्रास या कम होने का, देखिए प्रश्न आपका JTET का पूछा गया प्रश्न है कि ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है या वहाँ का लेयर जो कम हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण CFC गैस है। CFC में C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। ठीक है, याद रखिएगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और यह कहाँ से निकलता है, देखिए आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, जो हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, नहीं फ्रिज है, उससे जो AC है उससे जो है ये CFC गैस निकलता है, जिसके कारण वो ठंडक अनुभव होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC गैस उससे निकलता है और ये बहुत ही हानिकारक गैस है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मध्यमंडल। अगला क्या है, मध्यमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर। मध्यमंडल जिसको हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर। ठीक है, क्या है मेसोस्फीयर में, क्या है, तो यह समताप मंडल और ताप मंडल के बीच वाली परत है। ठीक है, और ये क्या होता है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। अभी हमने सारा चीज डायग्राम दिखाया था आपको, उसका नोट्स यहाँ पर दे दिया। यह मंडल काफ़ी ठंडा होता है, जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान इसका गिरता जाता है। यह मंडल कैसा होता है, ठंडा होता है और ऊपर की जाने पर तापमान गिरता जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ताप मंडल या आयन मंडल को देख लेंगे। ये मंडल से एक प्रश्न आपका छप रहा है, आप याद रखिएगा। मंडल जो अच्छा से नहीं देखें उनका 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए मंडल एकदम देख लीजिए। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल कहिए और वायु मंडल, ये 5 मंडल से एक प्रश्न छप रहा है और जो प्रश्न छप रहा है वही हमने इसमें लिखा है। तो आप सभी अच्छा से देख लीजिएगा और आप ज़्यादा देखिए, ऊंचे क्लासेस जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित ना हो। आप ऑथेंटिक किताब की ओर पढ़ें, जो कि आपको बहुत कम जगह उपलब्ध है। ठीक है, बहुत कम जगह उपलब्ध है, आपको बता दे रहे हैं, इसलिए आप अच्छा तरह से सजेस्ट करें कि कहाँ पर हम जाएं। तो देखिए ताप मंडल, आयन मंडल के बारे में देखेंगे। तो ताप मंडल के अंदर ही 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत रूप से फैला हुआ भाग जो है आयन मंडल है। ठीक है, यानी अलग अलग नहीं है, एक ही है, याद रखिएगा। आयन मंडल में ही विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। आयन मंडल आई है, आई से इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा, यानी इंफॉर्मेशन वाली सारी चीज़ें, संचार वाली सारी चीज़ें इसी मंडल में होती है। ठीक है, मध्य मंडल क्या है, ये ताप मंडल में कह लीजिए या आयन मंडल में कह लीजिए। आयन में आई से होता है स्टार्ट, आयन आई से स्टार्ट होता है, आयनोस्फीयर आई, इसलिए इंफॉर्मेशन संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती है। तो इन्फॉर्मेशन हमको किस किस चीज़ से मिलता है,
तो ये रेडियो तरंग इसी मंडल में परावर्तित होते के कारण जिसका रेडियो का संचार हो पाता है। और रेडियो संचार का उपयोग इसी मंडल में देखिए होता है। तो रेडियो संचार का उपयोग आयन मंडल में याद रखिएगा, और आयन मंडल का ही नाम ताप मंडल भी है। ऑप्शन कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संचार, रेडियो, टेलीफोन, सूचना, रडार सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। सूचना प्रौद्योगिकी की घटना, रेडियो बजने की घटना, टेलीफोन से फोन आने की घटना, सूचना संबंधी किसी प्रकार की घटना, ये सब आयन मंडल का काम है, तो आयन मंडल में चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल। आप याद रखिएगा वायुमंडल। नेक्स्ट क्या चाहिए, वायुमंडल जो सबसे बाहरी परत हो गया। वायुमंडल क्या हो गया, सबसे बाहरी परत हो गया, ठीक है। तो अब पूछ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, बहुत ही प्रश्न मार्मिक है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, याद रखिएगा। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभमंडल है, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल का जब हम परत बना रहे होते हैं तो इस तरह से होता है। सबसे पहले क्षोभमंडल होता है, फिर क्या होता है, समताप मंडल होता है, फिर क्या होता है, मध्य मंडल होता है, फिर क्या होता है, ताप मंडल या आयन मंडल होता है, और फिर क्या होता है, वायुमंडल होता है। यही है मंडल आपका। तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभमंडल कहेंगे, और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न पूछता है सीधे क्षोभमंडल में टिक लगता है। तो याद रखिएगा, सबसे निचली परत कहेगा तो क्षोभमंडल, और सबसे ऊपरी परत कहेगा तो वायुमंडल। क्लियर। चलिए देखिए, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल में हल्की गैसें, हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो जो वायुमंडल है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वायुमंडल की परत को हमने समाप्त किया। तो ये वायुमंडल का पार्ट 1 हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो वायुमंडल का पार्ट 1 से 2 से 3 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट डे आपके लिए आएगा पार्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लेकर के आएंगे पार्ट 2, और वो भी केवल JCERT जैक की किताब को लेकर के आएंगे। बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं होगा। आप वीडियो को देखना नहीं भूलें, आप डेली वीडियो को देखें, और यहाँ से सारा नोट्स PDF लेना नहीं भूलें। घर बैठे ही आपको तैयारी सिर्फ 500 रुपये में 6 to 8 की आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अलग अलग सब्जेक्ट का लेना है तो आप 150 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।